हेलो एवरीवन। आज की क्लास बीपीएससी टीचर 3.0 क्षमता परीक्षा 2024 के लिए करंट अफेयर और जीके जीएस क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में 40 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके साथ क्षमता परीक्षा और आपके करंट में बीपीएससी 69 और यूवीपेट में पूछे गए सवाल हैं। तो ध्यान से सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें से आपके एग्जाम में सवाल 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? पहला ऑप्शन है माइक्रोफोन का, टाइपोराइटर का, डायनामाइट का या ऑप्शन डी है ग्रामोफोन का। तो आपने नाम सुना होगा अल्फ्रेड नोबेल जो आपके स्वीडन के वैज्ञानिक माने जाते हैं जिन्होंने 1867 ईस्वी में डायनामाइट का खोज करी थी जिसके वजह से इनको 1901 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड है, वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है चालन, संवहन, विकिरण या ऑप्शन डी है अभिवहन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्न में किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था? ये सवाल आपके स्वास्थ्य क्षमता परीक्षा 2024 में पूछा गया था। आपको बताना है कि किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था। पहला ऑप्शन है उदयन, कालाशोक, सुधोधन या ऑप्शन डी है महागोविंद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। वास्तुकार महागोविंद ने राजा बिंबिसार को महल को बनाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है? ये सवाल आपके बीपीएससी टीचर 2.0 का पूछा हुआ सवाल है कि वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या ऑप्शन डी है अर्थवेद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है महास्य, रामायण, अष्टाध्यायी या ऑप्शन डी है महाभारत। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। रामायण और महाभारत दोनों ही 400 ईसा पूर्व वाल्मीकि और देव व्यास द्वारा रचित ग्रंथ माना जाता है। लेकिन आपका रामायण जो है सबसे पुराना हिंदू काव्य माना जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 है, ग्रेफाइट, डायमाइंड और बंकियम स्फटिक किस तत्व के अवरूप माने जाते हैं? पहला ऑप्शन है कार्बन, ऑप्शन बी है मोलिब्डेनम या प्लूटोनियम या ऑप्शन डी है ऑस्टियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा कार्बन। अगला क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है कि सौर ऊर्जा का स्रोत के कौन सा है? पहला ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, सूर्य का संकुचन या ऑप्शन डी है सूर्य का प्रसार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन माना जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 8, इनमें कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है? आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि आपके बायोडिग्रेडेबल नहीं माना जाता। पहला ऑप्शन है सब्जी, फल, केचुआ या ऑप्शन डी है एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। जो आपका एल्युमिनियम होता है वो आपका डिकम्पोजर नहीं हो पाता है, उसको आप डिकम्पोज नहीं कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि होलेश्वर मंदिर कर्नाटक में कहाँ आपको देखने को मिलता है? पहला ऑप्शन है हेल्बिडो, वारंगल, हम्पी या ऑप्शन डी है हावेरी। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। होलेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर माना जाता है जो कि आपके कर्नाटक के हेल्बिडू नामक स्थान पर देखने को मिलता है। और इसका निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण आपके 12वीं शताब्दी में राजा विष्णुवर्धन के काल में माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई होगा।
क्वेश्चन 10 है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर नीति शुरू की थी? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल प्रेजेंट में आपके यूपी पेट में पूछा गया था। इसे ज़रूर याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, 1875 में मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहाँ पर स्थापित किया गया था? पहला ऑप्शन है मुंबई, अलीगढ़, कलकत्ता, या ऑप्शन डी है दिल्ली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 1875 में मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में स्थापित किया गया था। इस शिक्षण संस्था का आदर्श वाक्य था अलामल इंसाना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इस सारे पॉइंट को याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, मथुरा कला विद्यालय डैश काल के दौरान अपने शीर्ष पे था। आपको बताना है कि जो मथुरा कला विद्यालय था वो किस काल में अपने शीर्ष काल में माना जाता है? पहला ऑप्शन है मौर्य, कुषाण, मुगल, या ऑप्शन डी है सल्तनत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कुषाण शासकों ने पहली शताब्दी से लेकर 175 ईस्वी के बीच उत्तरी भारत के एक विशाल क्षेत्र पर शासन किया था, जिस दौरान आपका मथुरा काल परंपरा इस अवधि के दौरान विकसित कला परंपरा में एक माना जाता है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि कौन सा स्तनधारी प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है उड़न गिलहरी, चमगादड़, डॉल्फिन लोमड़ी, या ऑप्शन डी है सफेद लोमड़ी। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा चमगादड़। चमगादड़ दुनिया का एकमात्र स्तनधारी जीव माना जाता है जो उड़ सकता है और इसके उड़न लोमड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन का मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, या ऑप्शन डी है विटामिन बी3। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। विटामिन बी3 को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो याद रखना, इसका बी3 का रासायनिक नाम आपके निकोटिनमाइड होता है, जो कि आपके जल में काफ़ी ज़्यादा घुलनशील माना जाता है। ये सारे फैक्ट्स आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा खनिज मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है? पहला ऑप्शन है जिंक, लोहा, फास्फोरस, या ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? जो आपको सेबी जो आपके शेयर मार्केट को जो रेगुलेट करता है उसको सेबी कहते हैं। तो सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो आपके इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक मार्क। एक मार्क जो आपने सिंबल देखा होगा, आपको बताना है कि एक मार्क का सिंबल किस खाद्य पदार्थ पे लगा होता है। ये सवाल आपके एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, तो इस क्वेश्चन को आप भी वे क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। और इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा कि एक मार्क खाद्य वस्तुओं के गुणवत्ता और शासन पर एक मोहर लगा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित मानी जाती है? इस सवाल आपके यूपी पेट का पूछा हुआ सवाल है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, भूरी मिट्टी, या ऑप्शन डी है दोमट मिट्टी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। दोमट मिट्टी गेहूं की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उचित माना जाता है। दोमट मिट्टी ज़्यादातर रेत और खाद का मिश्रण भी होता है। याद रखिएगा, इसमें आपके 40% सिल्ट और 20% चिकनी मिट्टी देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि आपको इग्लोसिया का राजधानी क्या है? इग्लोसिया राजधानी क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है पोलैंड,
बेलग्रेड, नाइजीरिया या ऑप्शन डी है हंगरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इग्लोसिया की राजधानी आपको बेलग्रेड को माना जाता है। पोलैंड की राजधानी कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, पोलैंड की राजधानी आपकी वर्सा है, वार्सा। वार्सा मत समझ लीजिएगा, वर्सा। पोलैंड की राजधानी आपका वर्सा है और नाइजीरिया की राजधानी आपका अजूबा है। अजूबा से याद रखिएगा, जहाँ पर अजूबा होता है वो आपका नाइजीरिया कहलाता है। और हंगरी, हंगरी की राजधानी आपका बुडापेस्ट है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि करंट में सवाल आपके यूपी पेट में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 20, डियागो गार्सिया कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? फ्रांस महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, हिंद महासागर। और प्लीज़ जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लाए जाते हैं जो करंट में अभी आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं। जो सवाल आपके ट्रेंडिंग में, जो हर पेपर में पूछे जा रहे हैं, हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उस क्वेश्चन को आपको कराया जा रहा है कि जो आपके पेपर में पूछने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो। तो इस मेहनत को देखकर प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन 20 नंबर 1 पे। क्वेश्चन 21 है, मुंडा भाषा समूह किस देश से संबंधित है? पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रो एशियाई, इंडो आर्यन, चीनी तिब्बती या ऑप्शन डी है द्रविड़। ये सवाल आपके बीपीएससी 69 का पूछा हुआ सवाल है, याद रखिएगा। मुंडा भाषा समूह आपके ऑस्ट्रो एशियाई से संबंधित माना जाता है जो आपके भारत और बांग्लादेश के लगभग 1 करोड़ लोग बोलते हैं। ये ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार का एक शाखा भी माना जाता है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? मतलब आपको ऐसा नदी बताना है जिसका उद्गम भारत के अंदर नहीं होता है। पहला ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना या ऑप्शन डी है नर्मदा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो आपके तिब्बत के गानसरोवर झील के निकट चुआंगडोंग के हिमनद निकलकर वहां से निकलती है। ये नदी आपके चीन के तिब्बत के इस इशारे से निकलती है जो कि आपके इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और असम से होते हुए बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, आपको निकलता है तिब्बत से, तिब्बत होते हुए आपके भारत के अरुणाचल प्रदेश दिहांग में ये प्रवेश करता है और आपके असम से होते हुए बांग्लादेश में जाकर ये गिर जाती है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से भी जाना जाता है। तो सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। आपको बताना है कि आपातकाल के दौरान भारत का राष्ट्रपति कौन था? जब 1983 में, जब आपका 1983 नहीं, जब 1975 1970 में जब आपके आपातकाल घोषित किए गए थे, तो उस टाइम आपके भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आपको ये बताना है। आर के वेंकटरमन, आर के नारायण, मोहम्मद हिजदुल्ला या ऑप्शन डी है फखरुद्दीन अली अहमद। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत में 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक टोटल 21 महीने के टाइम तक आपातकाल घोषित था, जो काफ़ी किसी भी देश के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है आपके अर्थव्यवस्था को लेकर। भारत के तत्कालिक राष्ट्रपति उस टाइम आपके फखरुद्दीन अली अहमद थे और भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी उस टाइम आपके भारत के प्रधानमंत्री थे। आर्टिकल कौन सा होता है इमरजेंसी को लेकर? तो याद रखिएगा, आर्टिकल 352 आपको आपातकाल घोषित करने का हक देता है। आपातकाल घोषित कौन कर सकता है? तो सिर्फ आपके राष्ट्रपति को अधिकार है इमरजेंसी लागू करने का। तो ये सारे फैक्ट्स आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में कौन सा है? पहला ऑप्शन है अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र या ऑप्शन डी है वीर चक्र। और इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना। 100% आपके सवाल आपके पेपर में छपने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। और इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में बहादुरी के लिए दिए जाने वाला
सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र को माना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत आपकी इंडिया का जब आज़ादी हुआ था 1947 ईस्वी में इसको देने का शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि सीरिया की राजधानी क्या है? पहला ऑप्शन है अलेप्पो, दमिश्क, होम्स या ऑप्शन डी है हमा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सीरिया देश की राजधानी दमिश्क माना जाता है, जो कि आपके सीरिया दक्षिण पश्चिम एशिया का एक देश माना जाता है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया डैश द्वारा लिखी गई एक किताब है। आपको बताना है कि माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई एक किताब मानी जाती है। पहला ऑप्शन है मुल्क राज आनंद, एडवर्ड मॉर्गन फास्टर, विदावर सूरज प्रसाद नौपाल या ऑप्शन डी है इस्माइल मर्चेंट। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये सवाल आपके बीपीएससी 69 का पूछा हुआ सवाल है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 27, नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? 1946 में, 1947 में, 1946 में या ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1946। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली के कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य आपके सचिदानंद सिन्हा ने सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 28 आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान की डैश भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। 11वीं अनुसूची, चौथी, 12वीं या ऑप्शन डी है 8वीं अनुसूची। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 8वीं अनुसूची इसमें भारत की टोटल 22 भाषा का उल्लेख देखने को मिलता है और इसमें 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं पहले आपकी थी, लेकिन करंट में आपके टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। क्वेश्चन 29, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा डैश द्वारा लिया गया था। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका पहला आयरिश संविधान, अमेरिकी संविधान, जर्मन संविधान या ऑप्शन डी है जापानी संविधान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा एमपी में मनोनीत सदस्य इत्यादि से लिया गया था। आयरिश संविधान किसको कहा जाता है? आयरलैंड को। याद रखिएगा आयरलैंड को आयरिश संविधान कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य शैली है? और एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बिहार का लोक नृत्य डांस कौन सा है? बिहार का लोक नृत्य डांस कौन सा है आपको बताना है। दो क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका दोनों का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कथक। और बिहार का जो आपका डांस है कौन सा डांस है आपको बताना है। तो बिहार में ऐसे तो बहुत सारे डांस है बिहार में, लेकिन आपका विदेशिया और कजरी दोनों प्रमुख डांस माने जाते हैं आपके बिहार के। तो दोनों नाम याद रखिएगा, विदेशिया और कजरी। क्वेश्चन 31, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, मिर्जापुर या ऑप्शन डी है मुरादाबाद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा, इसे जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत कौन सा है? बिरहा, अल्लाह, रसिया या ऑप्शन डी है लंगूरिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 33 है, निम्न में कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? और आपको बताना है कि बिहार के जो बिहार आपका है वो कौन से कितने स्टेट से बॉर्डर अपना साझा करता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बिहार
कितने इंटरनेशनल आपके जो राज्य हैं, कितने इंटरनेशनल देश हैं, उससे बॉर्डर साझा करते हैं। और आज की वीडियो में बताना है कि बिहार का जो आपका बॉर्डर है, कितने राज्यों से, अदर स्टेट से बॉर्डर साझा करता है। तो याद रखिएगा, टोटल आपका 3 बॉर्डर है, यूपी, झारखंड और वेस्ट बंगाल, जिससे बॉर्डर बिहार साझा करता है। यूपी, झारखंड और वेस्ट बंगाल, इसका नाम जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। क्वेश्चन 34, उत्तर प्रदेश पुलिस के चीन में कौन सा जानवर का चित्र आपको देखने को मिलता है? काफी आसान सा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, मछली का। क्वेश्चन 35, वेरकुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में देखने को मिलता है? इटावा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद या ऑप्शन डी है बाराबंकी। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, फर्रुखाबाद। क्वेश्चन 36, हाल ही में किस फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? पहला ऑप्शन है बी आर पॉल लिंच, रवीश कुमार या ऑप्शन डी है नीरज चोपड़ा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, इसे जरूर याद रखिएगा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि दिसंबर 2023 में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया था? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या ऑप्शन डी है आपका केरल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 5वीं वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन केरल में किया गया था। इस आयोजन मुख्य का आयुष मंत्रालय ने, जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया था। इस सारे पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि भारतीय सशस्त्र बल में एड कैंप बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? मनीषा पारी, जया वर्मा सिन्हा, अरुण केसरी या ऑप्शन डी है पल्लवी मिश्रा। और आपको बता दें कि डेली आपको 5 बजे डेली लैंग्वेज पेपर का क्लास चलता है, जिसमें आपको टॉप 30 क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लैंग्वेज पेपर क्वालिफाई नहीं करते तो आपका मेन पेपर चेक नहीं किया जाएगा। आपको 30 में 9 नंबर लेके आना होता है। अगर आप 9 नंबर लेके आते हो तभी आप पेपर के लिए क्वालिफाई माने जाओगे। तो उस वीडियो को ज़रूर देखना। और आपको डेली 6 बजे आपको जीके, जीएस और करंट अफेयर के वीडियो आपको इसी चैनल पे हमेशा मिलते रहता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पारी को भारतीय सशस्त्र बल में भारत के पहली सहायक डी कैंप के रूप में नियुक्त किया गया है। इसे जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप बीपीएससी 3.0 के लिए करेंट अफेयर, जीके, जीएस, लैंग्वेज पेपर का एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, जो सिर्फ आपको 100 रुपीज़ में आपको दिया जा रहा है, जिसके अंदर आपको 70 मार्क्स की तैयारी कंप्लीट आपको दी जा रही है, टोटल 1500 क्वेश्चन के साथ, जिसमें आपके लैंग्वेज पेपर और जीके, जीएस, करंट अफेयर सारे क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है सिर्फ 100 रुपये में। लेने के लिए इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।